तो हम लोग रोकिया की बात कर रहे थे, रोकिया सखावत हुसैन की बात कर रहे थे, इस महिला की बात कर रहे थे, इन महिला की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने देखा था कि कैसे इनकी पढ़ाई जो है वो इनके घर में हुई और इनका विवाह एक मजिस्ट्रेट के साथ हुआ जो भागलपुर बिहार से थे, और इन्होंने अपनी पढ़ाई को पढ़ा या फिर कहें तो इन्होंने अपने आप को शिक्षित किया, लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं रोकिया सखावत हुसैन की इस कक्षा के माध्यम से, और हम लोग इस अध्याय वुमेन एंड रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखा हुआ है, आफ्टर हर हस्बैंड्स प्री मैच्योर डेथ शी केम टू कलकत्ता एंड ओपन ए स्कूल नेम्ड सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल। फिर इनके पति का जो है देहांत, इंतकाल जो है बहुत जल्दी या फिर कहें तो आकस्मिक देहांत हो जाता है, बहुत जल्दी देहांत हो जाता है, और उसके बाद ये वापस भागलपुर से कलकत्ता आती हैं और वहां पर एक स्कूल खोलती हैं, एक विद्यालय खोलती हैं जिसका नाम सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल होता है। लेटर दिस स्कूल वाज कन्वर्टेड इनटू अ हाई स्कूल एंड बिकम अ पायोनियर इंस्टीट्यूट फॉर मुस्लिम गर्ल, और बाद में यह विद्यालय एक उच्च विद्यालय बन जाता है और मुस्लिम महिलाओं की या फिर कहे तो मुस्लिम लड़कियों के लिए एक बहुत उच्चतम विद्यालय बन जाता है। रोकिया वाज अ गिफ्टेड राइटर थ्रू आउट हर लाइफ। शी रोट पैशनेटली अबाउट द oppression, discrimination, suffering and obstacles to the development faced by women. She pleaded for the emancipation of women of all communities. She wrote many short stories and essays regarding the prevailing social taboos. In her column in About Basim, she strongly criticized the Parda system. In 1924, she farcighted novel Padam Arg was published. In this work, we can find realistic portrait of pioneer working women, typing and managing account, supervising subordinate, teaching. In short, the glimpse of activity that women executive teachers and manager undertake today. अब यहाँ पर बात की जा रही है थोड़ा सा और रोकिया सखावत हुसैन के बारे में कि ये इन्होंने विद्यालय तो खोला, इनके पति का देहांत, इंतकाल बहुत जल्दी हो गया, तो ये वापस अपने मायके आ गई, कलकत्ता आ गई, और वहां पर इन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए महिलाओं के उत्थान के लिए। खासकर इन्होंने पर्दा सिस्टम का विरोध किया, क्योंकि इनके धर्म इस्लाम में जो है वो पर्दा सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, अभी बहुत ज्यादा चलता है। तो इन्होंने उस समय, समझिए कि और कितना होता होगा, उस समय इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे। 1924 में इन्होंने नोबल पद्मराग इनका पद्मरग जो है वो पब्लिश होता है। उसमें ये बताती हैं कि कैसे कैसे महिलाएं जो हैं वो काम करनी चाहिए, एज ए अकाउंट, खाता बही या फिर पढ़ाने का, वही सारी चीजें आज हम लोग को देखने को मिलती है। अब हम लोग अगले सोशल रिफॉर्मर की बात करते हैं लीला नाग की। वर्ष 1900 में इनका जन्म होता है, 1970 में इनका देहांत होता है। यही व्यक्ति हैं, यही महिला है लीला नाग। लीला नाग की बात करते हैं। Leela Nag, the first female student of the University of Dhaka, contributed immensely to the intellectual and cultural awakening in India. She pioneered women's education and the women's movement in East Bengal. In December 1923, she established Dipali Sangha, an association for women with the main objective of enhancing women's education. She founded a school named Dipali School and 12 other free primary school with the help of Dipali Sangha. अब क्या होता है, यहां पर एक और नाम आता है लीला नाग का। लीला नाग पहली महिला विद्यार्थी थी ढाका यूनिवर्सिटी की। उस समय ढाका यूनिवर्सिटी भारत का ही हिस्सा था। आज ढाका जो है वो बांग्लादेश, एक अलग देश का राजधानी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका भी वहीं पर है। तो ये पहली महिला विद्यार्थी थी जिन्होंने भारत यानी कि अपने देश में बहुत सारे सामाजिक उत्थान और लोगों को जगाने का कार्य किया। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए, और इन्होंने ईस्ट बंगाल यानी कि जो ढाका वाला साइड है, उन्होंने उधर अपने क्षेत्र में कार्य किया। 1923 में इन्होंने एक दीपाली संघ करके एक सभा की स्थापना की, जो एसोसिएशन था वुमेन का, महिलाओं का एक समूह या फिर सभा था, विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहांसिंग वुमेन्स एजुकेशन। महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करना उसका मुख्य लक्ष्य था।
सी फाउंडेड स्कूल नेम्ड दीपाली स्कूल, इन्होंने विद्यालय भी एक बनाया जिसका नाम दीपाली स्कूल था, और भी 12 और भी इन्होंने प्राइमरी स्कूल यानी कि प्रारंभिक विद्यालय खोले जो फ्री में विद्या देता था, यानी कि शिक्षा जो था वहां पर बिना पैसे के ग्रहण किया जा सकता था, और ये सारी चीजें दीपाली संघ और इनके द्वारा की गई। सी बिल्ट अ ढाका बेस्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड एक्सटेंडेड इट्स ब्रांचेज इन मेनी प्लेसेज ऑफ असम एंड बंगाल। सी एस्टेब्लिश्ड अ वुमेन्स हॉस्टल एट कलकत्ता, इन्होंने कलकत्ता में महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनाया, और इन्होंने एक ढाका बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने बनाया था उसका ब्रांच, उसका शाखा इन्होंने असम और बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में भी बढ़ाया, स्थापित किया। सी सेटअप अ फंड इंटाइटल्ड महिला आत्मरक्षा फंड, फंड फॉर वुमेन सेल्फ डिफेंस, वन ऑफ द फर्स्ट मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस ग्रुप इन द रीजन। इन्होंने एक फंड या फिर एक कहें तो एक पैसे लेने का एक समूह बनाया जिसका नाम था महिला आत्मरक्षा फंड, यानी कि फंड फॉर वुमेन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए। वन ऑफ द फर्स्ट मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस ग्रुप इन द रीजन, वो अपने क्षेत्र की एक पहली ऐसी, यानी कि जो मार्शल आर्ट के क्षेत्र की पहला ऐसा समूह था जो इस क्षेत्र में कार्य करता था। She also established an institution known as गण शिक्षा परिषद एसोसिएशन ऑफ मास एजुकेशन, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन और बनाया जिसका नाम गण शिक्षा परिषद था, यानी कि मास एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए। फॉर स्प्रेडिंग फीमेल एजुकेशन एट मास लेवल, महिलाओं को बड़े स्तर पर शिक्षित करने के लिए। लीलाज अदर क्लेम टू फेम इन हर लिटरेरी एक्टिविटी एज एडिटर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मैगजीन जयश्री डिवोटेड टू वुमेन्स इशू, ये महिलाओं के मुद्दों पर छपने वाले एक पत्रिका जयश्री में भी एडिटर के तौर पर, संपादक के तौर पर कार्य की थी। अब हम लोग बात करते हैं पंडिता रमाबाई की। पंडिता रमाबाई ने अपना कैसा योगदान दिया। इनका जन्म 1858 में होता है, 1922 में ये इनका देहांत होता है। ये महिला है पंडिता रमाबाई। अब इनके बारे में बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 70 पर हैं हम लोग। In the 19th century, the condition of women was a much discussed issue along all the intellectual class. It was in the fluid situation that Pandita Ramabai emerged on the scene with all her electrifying energy directed towards securing a better deal for the women of India. She started the Arya Mahila Samaj and taught women from the deprived classes. She went to America where an association was formed to fund her school for child widows. Coming back to India, she inaugurated a school for widows in 1889 known as Sarda Sadan in Bombay. पंडिता रमाबाई, अब ये भी उसी समय की महिला हैं। इनको भी उस समय का जो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा था उस बुरा लगता था। अब बुरा लगता था तो इन्होंने भी अपने जोश के साथ अपना योगदान दिया उत्थान के लिए, और इन्होंने अलग अलग चीजों के लिए महिलाओं को प्रेरित किया और महिलाओं को समाज में वो स्टेटस दिलाने के लिए, वो सम्मान दिलाने के लिए कार्य किया। इन्होंने आर्य महिला समाज को स्थापित किया जहां पर इन्होंने महिलाओं को और जो शोषित वर्ग के जो लोग थे या शोषित वर्ग की जो महिलाएं थी उनको, दबे कुचले वर्ग की जो महिलाएं थी उनको इन्होंने शिक्षित किया। फिर ये अमेरिका गई। अमेरिका में इन्होंने पैसे यानी कि फंड के लिए वहां पर बात की अपने स्कूल के लिए, और फिर वो भारत आती है और 1889 में एक विधवाओं के लिए विद्यालय बॉम्बे में खोलती हैं जिसका नाम है शारदा सदन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ढोंडो केशव कार्वे, एक और सामाजिक क्रांतिकारी की बात करते हैं, और वो चित्र के माध्यम से आपको यहां पर दिख रहे हैं। ढोंडो केशव कार्वे समाज सुधारक, लिखा हुआ ढोंडो केशव कार्वे के बारे में। इन ईयर 1896, वर्ष 1896 की बात है। इन ईयर 1879 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एजुकेशन इन इंडिया व्हेन डॉक्टर ढोंडो केशव कार्वे established an ashram for widows and helpless women at Hingne near Pune. Karve launched a program of schooling at his ashram which later became a regular school for girls and women. He had a dream
of establishing a women university, and finally in July 1960 he started the first college with 5 students. It gradually took shape as a women university. In 1920 he started the Srimati Natibhai Thackeray Women's University, popularly known today as SNDT Women's University. अब बात आता है ढोंडो केशव कार्वे इस व्यक्ति का। तो इनके बारे में कहा जाता है कि 1896 में जब डॉक्टर ढोंडो केशव कार्वे ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया तो भारतीय इतिहास का एक अहम पल था, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें जो हैं वो सुव्यवस्थित होने लगी, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करने लगा। क्योंकि इन्होंने सारे कार्य किए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे समाज सुधारकों की बात हम लोगों ने की है, उन लोगों ने बहुत सारे कार्य किए, पढ़ाया, सब कुछ किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब उसको एक रेगुलर शेप देना शुरू कर दिया और इन्होंने प्रॉपर विद्यालय बनाया। विद्यालय से इन्होंने महाविद्यालय फॉर्म किया और महाविद्यालय से वो विश्वविद्यालय बन गया महिलाओं के लिए 1920 में, जिसको अभी हम लोग SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में है। और इन्होंने ये सारी चीजें जो की थी, क्योंकि ये पुणे क्षेत्र से थे, तो इन्होंने हिंगने जो पुणे के पास है वहीं पर इन्होंने ये सारी चीजों की शुरुआत की थी। एक फैक्ट फाइल के तौर पर दिया गया हुआ है कि डॉक्टर ढोंडो केशव कार्वे वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1958। इन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न भी दिया गया था। भारत में कुछ खास व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया हुआ है, जिसमें इनका भी नाम आता है। द ईयर ऑफ हिज 100th बर्थडे, और 1958 में दिया गया था। 1958 में ये 100 साल के हुए थे, यानी कि इन्हें 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न दिया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट इन साउथ इंडिया। अब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने पूर्व भारत बंगाल की बात कर ली, पश्चिम भारत महाराष्ट्र की बात कर ली, और भी अलग अलग सारे क्षेत्रों को भी हम लोगों ने गिन चुन के उठा लिया, वहां के सोशल रिफॉर्मर को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अंत में इस अध्याय में बात करेंगे दक्षिण भारत के कुछ समाज सुधारकों की, कि इनका कैसा कैसा योगदान रहा था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण भारत से आने वाले चेम्बती श्रद्धालु नायडू का। लिखा हुआ है, इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज, चेम्बती श्रद्धालु नायडू फाउंडेड द वेद समाज इन 1864। ब्रह्मो समाज से प्रभावित होकर चेम्बती ने वेद समाज की स्थापना वर्ष 1864 में की। दिस समाज एडवोकेटेड एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन। इस समाज का जो लक्ष्य था वो ये था कि हमें ये जो जातिगत जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करना है। इट प्रोमोटेड विडोज रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन, propagated the oneness of God and asked people to discard the superstition and rituals of Hinduism। और भी जो क्षेत्र में ये कार्य करता था वेद समाज, वो था महिलाओं की शिक्षा, विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह, वननेस ऑफ गॉड भगवान एक है वाली सोच लेकर लोग चले, ऐसी सोच ये रखता था। और जो हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास थे उन सारे चीजों को, और जो रूढ़िवादिता थी इन सारे चीजों को खत्म करने की भी सोच ये रखता था, लक्ष्य के आधार पर कार्य करता था। ही ट्रांसलेटेड ब्रह्मो समाज टेक्स्ट इनटू तमिल एंड तेलुगु। इन्होंने यानी कि चेम्बती श्रद्धालु नायडू ने ब्रह्मो समाज के जो लेख थे उसको इन्होंने अपने तरफ के भाषा तमिल और तेलुगु में बदला, अनुवादित किया। तमिल आज भारत देश के तमिलनाडु राज्य का आधिकारिक भाषा है, जबकि तेलुगु जो है वो भारत देश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य के आधिकारिक भाषा है। द वेद समाज लेटर वर्ड विथ ब्रांचेज ऑफ ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। बाद में ये जो वेद समाज है वो ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के शाखा के तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कार्य करने लगा और कार्य करता है। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग अगले क्रांतिकारी, अगले समाज सुधारक की बात करेंगे। इनकी बात करेंगे जो यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं। इनका नाम होता है कांडुकुड़ी वीरसलिंगम एंड श्री नारायण गुरु की भी बात हम लोग करेंगे।
और भी बहुत सारी बातें हम लोग को अभी करना बाकी है, लेकिन इस कक्षा को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम इस अध्याय को और आगे बढ़ाएंगे।